आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद पहली बार चुनाव हुए। इलेक्शन डीडीसी यानी जिला विकास परिषद का था और इस चुनाव के परिणाम को अगर पढ़ा जाए तो एक बात जो साफ समझ में आती है कि आवाम ने कई मिथक इस चुनाव के जरिए तोड़ दिए हैं। सीटों की बात कर लेते हैं, फिर एनालिसिस वाले पहलुओं को छुएंगे। डीडीसी चुनाव में बीजेपी ने 75 के करीब सीटें अपने नाम की, जबकि स्थानीय पार्टियों का जो गठबंधन बना था, जिसे गुपकार अलायंस कहा गया, उनके खाते में करीब 112 सीटें गई हैं। बीजेपी डीडीसी चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनकर जरूर उभरी, लेकिन स्ट्राइक रेट के अगर हिसाब से देखें तो नेशनल कॉन्फ्रेंस सबसे बेहतर रही और दूसरे नंबर पर पीडीपी। तो इस चुनाव के मेजर टेक अवेज क्या रहे और इस परिणाम का जम्मू कश्मीर और आर्टिकल 370 के लिए क्या मायने हैं, इस पर बात करने के लिए मेरे साथ हैं indiatoday.com के सीनियर असिस्टेंट एडिटर प्रभाष दत्ता, जिनसे समझेंगे इस चुनाव के सारे पहलुओं को। तो प्रभाष जी, स्वागत है आपका। शुक्रिया ऋतुराज। सर, सबसे पहले इस चुनाव के जो रिजल्ट्स आए हैं उसको कैसे देखते हैं आप? बड़ी पार्टी बीजेपी, सबसे बड़ा अलायंस गुपकार, जम्मू में बीजेपी को ठीक ठाक टक्कर मिली, कश्मीर में बीजेपी का खाता खुला, बड़ा उलझा हुआ नहीं है परिणाम? देखिए, ये वही परिणाम है जो 2014 में असेंबली इलेक्शन में आया था और 2019 में जो लोकसभा चुनाव का था। जो कश्मीर है वो वोट कर रहा है नॉन बीजेपी पार्टीज के लिए, और जो जम्मू है लार्जली वो वोट कर रहा है बीजेपी के लिए। उसमें भी जो जम्मू से के वो इलाके, जम्मू डिवीजन के वो इलाके जो कश्मीर डिवीजन से सटे हुए हैं, किश्तवाड़ वगैरह जो जिले हैं जहां मुस्लिम पॉपुलेशन अपेक्षाकृत ज्यादा है बाकी जम्मू के जिलों से, वहां भी बीजेपी रेस में पीछे है और नॉन बीजेपी पार्टियां आगे हैं। इस बार जो एक एक्सपेरिमेंट हुआ है, जिसको आप जो उत्तर प्रदेश में कोशिश हुई या पहले बिहार में कोशिश हुई 2015 में, जिसे महागठबंधन का नाम देते हैं, उस तरह का महागठबंधन ग्रैंड अलायंस कश्मीर बेस्ड जो पार्टीज हैं जो वहां पहले सत्ता में रही हैं, पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस, उनके और 5 और पार्टियों का मिला जुला है गुपकार अलायंस, जिसको कहते हैं। गुपकार रोड पे बड़े लोग, वहाँ के बड़ी राजनीतिक हस्तियों का घर है, उसी की वजह से इसका नाम भी है। खैर, वो गुपकार अलायंस की जो पार्टीज हैं उनको कश्मीर में और कश्मीर डिवीजन से सटे जम्मू के जिलों में अच्छा खासा वोट मिल रहा है, समर्थन मिल रहा है, इसको ऐसे देखें। और दूसरा, इसके कई राजनीतिक पहलू आ जाते हैं। एक तो कांग्रेस ना जम्मू में कुछ कर पा रही है, ना कश्मीर डिवीजन में कुछ कर पा रही है। कांग्रेस को सोचने के लिए मजबूर करने वाला चुनाव है। जब हम लोग सर चुनाव से पहले, जब ये चुनाव नहीं हुआ था, तो जब हमने एक पॉडकास्ट किया था तो हमने अमित शाह ने जो स्टेटमेंट दिया था कांग्रेस और गुपकार को लेकर, उस पर बात की थी और उस स्टेटमेंट का सिग्निफिकेंस समझना चाहा था। कांग्रेस उसके बाद गुपकार से अलग हो गई। जी, स्ट्रेटजी काम कर गई। अगर एक साथ होता तो शायद परिणाम और ये जो डिफरेंस दिख रहा है वो और अधिक होता। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस साथ में होती तो दो पहलू हो सकते थे। या तो और ग्रेटर पोलराइजेशन होता। हो सकता है कि जो लोग कांग्रेस को वोट दे रहे थे वो वैसे वोटर्स हों, मतदाता हों, जो किसी भी सूरत में एनसी और पीडीपी को वोट नहीं देना चाहते हैं। और अगर कांग्रेस उनके साथ होती तो ये जो मतदाता हैं ये पूरे के पूरे बीजेपी में आ जाते, तो इसका फायदा भी हो जाता। दूसरा जो पहलू इसका है, जो पॉसिबिलिटी हो सकती है, वो ये कि बहुत से वोट जो कांग्रेस को मिले वो अगर गुपकार के साथ, गुपकार अलायंस के साथ वो वोट जाते, तो बीजेपी की तुलना में अभी जो बीजेपी एक टक्कर देने की स्थिति में दिख रही है, वो स्थिति ना होती। गुपकार अलायंस ज्यादा और भी ज्यादा जिलों में मजबूत होती है और अपना चेयरपर्सन बनाने की स्थिति में होती। ठीक है। इस चुनाव को इस हिसाब से देखा जा रहा था कि आर्टिकल 370 निरस्त करने के बाद पहला चुनाव है जम्मू कश्मीर में। बहुत लोग इसे मैंडेट के रूप में प्रचारित कर रहे थे कि ये जनता का मैंडेट होगा। क्या सिग्निफिकेंस रहा इस चुनाव का, अगर आर्टिकल 370 के हिसाब से समझना चाहें तो?
देखिए, इसे दो स्तर पे समझना चाहिए, एक नैरेटिव के स्तर पर, दूसरा जो कानूनी पहलू है उस स्तर पर, लीगल लेवल पे। तो जो नैरेटिव के स्तर है वो ऐसा था कि आप चुनाव प्रचार को देखें तो गुपकार अलायंस की उत्पत्ति होती है 370 के विरोध में। 370 का विरोध कहने का अर्थ ये कि जो केंद्र सरकार का फैसला था जम्मू कश्मीर से 370 हटाने का, उसका विरोध करने के लिए वहाँ की पार्टियां एकजुट होती हैं और अपना एक पॉलिटिकल फ्रंट बनाती हैं। तो उन्होंने अपने चुनावी कैंपेन में 370 के रेस्टोरेशन की मांग को रखा। बीजेपी जबकि चुनाव कैंपेन कर रही थी जब, तो वो डेवलपमेंट का मुद्दा भी ला रही थी और साथ में जो एनसी पीडीपी का शासन रहा है तो उनके दौरान जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनको भी मुद्दा बना रहे थे। 370 पर बहुत फोकस बीजेपी का नहीं था। आखिर वक्त में एक और मुद्दा आ गया था जो रोशनी स्कैम का मुद्दा आ गया, जिसके बारे में बहुत से लोगों का अंदाजा है कि उसने जम्मू रीजन में बीजेपी को थोड़ा नुकसान पहुंचाया है। लेकिन उसका फायदा गुपकार अलायंस को इनडायरेक्टली मिल गया। तो ये एक स्तर है जो नैरेटिव सेट करने के स्तर पर है कि कश्मीर के जो मतदाता हैं वो गुपकार अलायंस के समर्थन में है। इसका मतलब कि वो रेस्टोरेशन ऑफ आर्टिकल 370 चाहते हैं और जो जम्मू का इलाका है वो नहीं चाहता, लार्जली मोटे तौर पर देखेंगे तो। जो लीगल स्तर पे, कानूनी स्तर पे देखेंगे इसको, तो 370 हटाने का जो फैसला था वो संसद से एक प्रस्ताव पारित करके हुआ था। इसको या तो संसद वापस से एक दूसरा प्रस्ताव पारित करके रिस्टोर कर सकती है, या सुप्रीम कोर्ट में जो मामले हैं, अभी बहुत सारे पिटिशंस हैं, सुप्रीम कोर्ट ये पाए अपनी कानूनी जांच में, संवैधानिक जांच में, कि जिस तरह से हटाया गया वो असंवैधानिक तरीका था, तो उस डिसीजन को खारिज कर दे। लेकिन वो अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ऐसा फैसला आता है तो मेरी जो राजनीतिक समझ है उसके मुताबिक कि वो आखिरी शब्द उस पर लिखा हुआ नहीं होगा, फुल स्टॉप नहीं लाएगा, क्योंकि बीजेपी अभी मेजॉरिटी में है और जब तक बीजेपी की ताकत इतनी रहेगी संसद में कि वो किसी फैसले को ला सके या रोक सके, तब तक वो कोशिश करेगी कि 370 की जो मौजूदा स्थिति है वही बहाल रहे, इसको रिस्टोर नहीं किया जाए, प्री अगस्त 5 2019 वाली स्थिति में ना जाए। और बीजेपी का एक लंबा चौड़ा अभियान रहा है 370 को लेकर। जी बिल्कुल, 1950 के दशक से ही रहा है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने लंबा आंदोलन किया था और बीजेपी उनको अपना अपने शुरुआती नेताओं में से मानती है, उनको फाउंडर, उनसे इंस्पिरेशन लेती है। और उनकी जो डेथ हुई थी मिस्टीरियस रहा, कंडीशन आज तक बहुत क्लैरिटी नहीं है, अलग अलग तरह से चार्जेज हैं जो कहीं किसी एक तरफ पढ़ने वाले को नहीं बता पाती है कि क्या हुआ था। वो 370 के अगेंस्ट कैंपेन में ही रहा था उनका। ठीक है, तो अभी हमने इस चुनाव का जो एक पक्ष है 370 के हिसाब से वो समझा। प्रभाष जी, रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जब ब्रेक के बाद लौटेंगे तो इसी चुनाव परिणाम का हम जम्मू कश्मीर के लिए क्या सिग्निफिकेंस है उसको समझेंगे। आप सुन रहे हैं आज तक रेडियो। सुबह सुबह ऐसा लगता है कि सबकी गाड़ी छूट रही है, लेकिन न्यूज भी तो मिस हो रही है। स्कूल, कॉलेज या ऑफिस की पूरी तैयारी तो हो जाती है, मगर देश दुनिया की अपडेट्स ले पाते हैं क्या? तो आपकी प्रॉब्लम का स्मार्ट सॉल्यूशन ये है कि अपनी सुबह की शुरुआत आप आज तक रेडियो के साथ कीजिए। कल क्या हुआ और आज क्या हो सकता है, सटीक एनालिसिस, पहले बड़ी खबरें और फिर अखबारों के चुनिंदा मोती। ये है सुबह का खबरनामा, आज का दिन, मेरे यानी नितिन ठाकुर के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। प्रभाष दत्ता हैं हमारे साथ और जम्मू कश्मीर में जो डीडीसी के चुनाव हुए और उसके जो परिणाम आए, हम उसके रिजल्ट पर बात कर रहे हैं, उसके सिग्निफिकेंस पे बात कर रहे हैं। ब्रेक से पहले हमने 370 के प्रापेक्ष में रिजल्ट को समझा। प्रभाष जी, अगर इसको ओवरऑल जम्मू कश्मीर के हिसाब से देखें, समझना चाहें, तो फिर क्या पहलू समझ में आता है, इस परिणाम से क्या निकल कर आता है?
देखिए, जम्मू कश्मीर में फिर राजनीतिक और विकास दो पहलुओं पर हमें ध्यान देना चाहिए। राजनीति के कुछ हमने डिस्कस किया कि कैसे बीजेपी के लिए एक बूस्ट है, बूस्ट इस सेंस में कि गुपकार अलायंस कई पार्टियों का एक एक आउटफिट है। कांग्रेस एक अलग बड़ी पार्टी वहाँ की रही है। अगर बीजेपी सिर्फ कितने लोगों ने किसको वोट दिया उसके हिसाब से जाए तो बीजेपी को ज्यादा वोट मिले हैं गुपकार अलायंस से भी। और गुपकार अलायंस में कांग्रेस को शामिल करे तो उनका वोट शेयर बढ़ जाता है। लेकिन अगर छोटी पार्टियों को निकाल दें, पीडीपी, एनसी और कांग्रेस को रखें, तो इन तीनों के वोट शेयर से बीजेपी का वोट शेयर जो नंबर ऑफ वोट्स हैं, कितने मतदाताओं ने वोट बीजेपी को दिया, कितने ने इन तीनों पार्टियों को दिया, तो बीजेपी थोड़ी भारी पड़ती है। 7,000 से थोड़े अधिक वोट का फासला है। तो इस चीज को बीजेपी कोशिश करेगी आने वाले दिनों में कि इस पर अपने पॉलिटिकल नैरेटिव कश्मीर में सेट करे। जबकि गुपकार अलायंस के लिए बड़ी जीत इस मामले में है कि पहली बार जम्मू और कश्मीर में इस तरह का एक्सपेरिमेंट हुआ और वो एक्सपेरिमेंट कारगर रहा। ये लग रहा था कि आज तक एनसी और पीडीपी के जो वर्कर्स थे जो एक दूसरे से लड़ते रहे हैं, काफी वक्त से एक दूसरे के खिलाफ लड़ते रहे, कि राजनीतिक विरोध रहा है उनका, तो वो शायद ग्राउंड लेवल पे एकजुट होके काम न कर पाए। लेकिन इस कैंपेन में देखा गया, ये इम्पोर्टेंट इसलिए भी है कि आप देखें कि ये पहला लोकल लेवल का जो पहला चुनाव है, उसमें जिस तरह से कार्यकर्ताओं की भागीदारी होती है, जिस जिस गहमा गहमी में वो रहते हैं, लोकसभा चुनाव से वो अलग होता है। और लोकसभा चुनाव में एक नेशनल पर्सपेक्टिव होता है, यहाँ बिल्कुल निजी, बिल्कुल लोकल रहता है, स्थानीय पर्सपेक्टिव रहता है, मतदाताओं का भी, कार्यकर्ताओं का भी। तो इसमें ज्यादा क्लैशेस होते हैं आइडियाज के। अब जब तक कल तक गुपकार बनने से पहले तक पीडीपी के वर्कर्स जो एनसी के खिलाफ वोट मांगते थे, अब वो एनसी के कैंडिडेट के लिए काम कर रहे हैं। ये लोगों को कंफ्यूज करता है स्थानीय स्तर पे। लेकिन उन्होंने एक तालमेल दिखाया और जिसका परिणाम उनको पूरे कश्मीर में मिला, कश्मीर वैली के ज्यादातर हिस्सों में, और जम्मू में भी उन्हें 35 से ज्यादा सीटें मिली हैं, जो दिखाता है कि वो सिर्फ कश्मीर तक लिमिटेड नहीं है। जैसे बीजेपी के बारे में हम कह सकते हैं कि ज्यादातर वो जम्मू तक लिमिटेड है। कश्मीर में 3 सीटें मिली हैं, वोट मिले हैं उनको। और बीजेपी के लिहाज से ये अच्छी चीज बात है कि उनको सीटें भी मिली हैं और वोट भी पहले के मुकाबले ज्यादा मिले हैं। लेकिन गुपकार के लिए और भी अच्छी बात है कि उन्हें जम्मू रीजन में भी बहुत सारे सीटें मिली और मतदाताओं का सपोर्ट मिला। तो ये एक राजनीतिक स्तर पे हम इस चीज को ऐसे देखेंगे। लेकिन विकास के स्तर पर देखिए, विकास के लिए हमारे देश में जो राजनीतिक ढांचा है, जो संवैधानिक व्यवस्था है, उस व्यवस्था में लोकल गवर्नेंस का बहुत इम्पोर्टेंस है। इसीलिए हमने पंचायत पर रखा है, इसीलिए हमारे यहाँ अर्बन बॉडीज हैं, और इसीलिए हमारे यहाँ राज्य के स्तर पर भी एक सरकार होती है। तो लोकल लोग जब वोट करते हैं अपने लोकल रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए, जैसा कि इस केस में हुआ है, तो ये उनकी जवाबदेही तय करता है, क्योंकि उनको अगली बार उसी जनता को फेस करना है इलेक्शन में। तो ये डीडीसी कश्मीर के लिए, जम्मू कश्मीर के लिए एक अनोखा एक्सपेरिमेंट इस मामले में भी है कि ये रूरल और अर्बन दोनों इलाकों को मिला के है। पंचायत में आमतौर पर अर्बन एरिया छूट जाते हैं और जो म्यूनिसिपैलिटीज होती है उसमें रूरल एरिया छूट जाते हैं। लेकिन डीडीसी ये बॉडी है जिसमें अर्बन रूरल दोनों तरह के दोनों जगह से मतदाताओं का रहा है, उनकी भागीदारी रही है। तो जो ये मेंबर्स चुने गए हैं 14 हर जिले में, इनकी जवाबदेही होगी उन्हीं स्थानीय जनता के प्रति, और फिर उनके लिए वो डेवलपमेंट के प्रोग्राम्स, पॉलिसीज इंप्लीमेंट करेंगे। अभी का जो स्कीम है जैसे जम्मू कश्मीर में, उसमें ज्यादातर नीतियां वही होंगी जो केंद्र सरकार अप्रूव करके देती है। लेकिन इनको किस तरह से इम्प्लीमेंट किया जाए और केंद्र सरकार तक किस नीति को बनाने के लिए इनपुट्स जाए, ये 14 लोग हर जिले के तय करेंगे अपने, और ब्लॉक लेवल के जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं उनके थ्रू। तो ये लोकल गवर्नेंस में लोकल भागीदारी की तरफ एक पॉजिटिव स्टेप है।
और इससे डेवलपमेंट को उम्मीद कर सकते हैं कि बल मिलेगा, क्योंकि अभी वहाँ असेंबली नहीं है, तो कोई सरकार नहीं है, वहाँ दूसरी और ऐसी कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं है। तो ये एक अगर पॉजिटिव ढंग से काम कर पाए तो एक अच्छा पहल है जम्मू कश्मीर के लिए। बिल्कुल। और इसी चुनाव के बहाने जो एक राजनीतिक गतिविधि रुक गई थी जम्मू कश्मीर में 5 अगस्त 2019 के बाद से इसकी शुरुआत भी हुई है। हाँ, ऋतुराज, एक बस यहाँ छोटी सी बात कि राजनीतिक गतिविधि नहीं रुकी थी, चुनावी गतिविधि रुक गई थी। चुनावी राजनीतिक गतिविधि वो लगातार चल रही थी, अलग-अलग स्तर पे वो चल रहे थे, चाहे वो राजनीतिक नेताओं की नज़रबंदी हो, उनको हाउस अरेस्ट में रखा गया हो या उनको जेल में रखा गया हो, जैसे भी उसके बावजूद और उसके साथ भी उसमें भी राजनीति थी और जो उसके अलग हुई वहाँ भी राजनीति थी। तो राजनीतिक गतिविधियां वो लगातार चलती रही हैं। चुनावी गतिविधियों को ये बल मिला है और इसके साथ ये उम्मीद भी जगी है कि शायद वहाँ विधानसभा चुनाव जल्द हो पाए, क्योंकि सरकार क्योंकि के कुछ वोटर का जो पार्टिसिपेशन रहा वो बहुत उम्मीद से अधिक रहा। हाँ, वो अच्छा रहा। इसमें ये उम्मीद शायद नहीं थी और अभी परिसीमन होना है, डिलिमिटेशन का काम होना है और बीजेपी के कुछ नेता कह चुके हैं कि डिलिमिटेशन का काम पूरा होने के बाद जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होगा। वो महत्वपूर्ण होगा। तो उसकी शुरुआत कह सकते हैं कि हो चुकी। ठीक है। और अंत में चलते-चलते एक सवाल और है प्रभास जी कि अब यहाँ के बाद, इस चुनाव के बाद और इस चुनाव के जो परिणाम आए हैं उसके बाद जम्मू कश्मीर की राजनीति कैसे बदलेगी, किस ओर जाएगी, अपनी दिशा कैसे तय करेगी? उनकी दिशा कैसे तय करेगी, लार्जली वहाँ जब विधानसभा चुनाव होंगे तो जनता तय करेगी। लेकिन ये जो 4 पार्टियां मुख्य रूप से हैं, आप देखें 2014 से पहले जम्मू और कश्मीर में 3 पार्टियां थी मुख्य रूप से, नेशनल कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस और पीडीपी। अब ये आपस में किसी कॉम्बिनेशन में काम करते रहे हैं और सरकार चलाते रहे हैं। 2014 में एक चौथी पार्टी की एंट्री होती है जम्मू रीजन में अच्छी बढ़त के साथ, वो है बीजेपी। वो अपने जो नेशनलिस्ट एजेंडा है उसको लेकर वो कैंपेन करती है और उसको एक सफलता मिलती है और जिसके परिणाम स्वरूप हमने देखा कि पीडीपी और बीजेपी जो बिल्कुल आइडियोलॉजिकली अलग-अलग ध्रुवों पे रहने वाली पार्टियां हैं, वो एक साथ आती हैं और सरकार बनाती हैं। चुनाव के इमीडिएट बाद नहीं हुआ, उसमें वक़्त लगा। उसके बाद सरकार बनती है, बाद में उन्हें डिफरेंसेस की वजह से सरकार गिर भी जाती है। उसके थोड़े समय बाद विधानसभा भंग हो जाती है और बाद में ये भी लग जाता है, 370 हटा लिया जाता है। अब जो अगला विधानसभा चुनाव होगा वो या तो ट्राइलैटरल कॉन्टेस्ट होगा और कांग्रेस अगर इसी तरह से गुपकार से अलग होकर चुनाव लड़ती है, जबकि गुपकार की सिग्नेटरी है वो, और बीजेपी एक फोर्स है, तो 3 धड़े हो जाएंगे, एक गुपकार, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। लेकिन किसी वजह से तब तक ये डीडीसी में एनसी और पीडीपी इनमें अगर आपसी तालमेल वैसे ही रह पाता है जैसा कि अभी पूर्व चुनाव से पहले देखा हमने, तब तो ये एक साथ इकट्ठे चुनाव लड़ेंगे। लेकिन विधानसभा चुनाव में क्या पीडीपी उतनी ही सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी होगी? जैसे अभी 132 सीटों पे एनसी के कैंडिडेट्स थे और सिर्फ 67 सीटों पर पीडीपी के कैंडिडेट्स थे। हाँ, इतना अधिक जो डिफरेंस था सीटों का, ये समझ में नहीं आया कि पीडीपी इस पे राजी कैसे हो गई। ये राजी कैसे हो गई? अब ये क्या यही तालमेल ये 2000 या जब भी चुनाव हो, अगले साल हो या उसके अगले साल, जब भी चुनाव हो, अगले विधानसभा चुनाव में क्या इसी तालमेल, इसी क्वेश्चन पे पीडीपी और एनसी चुनाव लड़ेंगी ये दोनों पार्टियां, और तब कांग्रेस कैसे किस स्थिति में होगी? क्योंकि कांग्रेस और गुपकार अलायंस के साथ चुनाव नहीं लड़ने की एक वजह जो आपने शुरुआत में कही कि अमित शाह के बयान के बाद, उनके तीखे हमलों के बाद कांग्रेस ने ये फैसला किया। लेकिन राजनीतिक विरोधियों से इस तरह के हमले पार्टियों के लिए कोई नई बात नहीं है। जो जड़ में बात
थी वो ये था कि गुपकार और कांग्रेस ये सीटों पे तालमेल नहीं बैठ रहा था। कांग्रेस लड़ती तो कितनी सीटों पे लड़ती, तो ये नहीं हो रहा था। बाद में कांग्रेस ने 118 सीटों पे शायद चुनाव लड़ा। तो ये तीनों पार्टियां विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो मजबूती से हर सीट के लिए लड़ेंगी। उस रस्सा कसी में कितना कौन सी पार्टी कितनी सीटों पे लड़ती है या अलायंस रह पाता है इसी शेप में या नहीं रह पाता, ये देखने वाली बात होगी। तब तय होगा कि किस तरफ जा रहा है। ये भी संभावना है कि तीनों पार्टियां अलग अलग लड़े और चुनाव के बाद गुपकार की सरकार बने। ठीक है, तो एक चुनावी रणनीति के हिसाब से देखें तो आने वाला समय जो है वो काफी महत्वपूर्ण है जम्मू कश्मीर के लिए। शुक्रिया प्रभास जी अपना समय देने के लिए इस पॉडकास्ट में। आज हमने बात की जम्मू कश्मीर में डीडीसी चुनाव के जो परिणाम आए उसके मेजर टेक अवेज पर, और इस परिणाम का जम्मू कश्मीर पर और आर्टिकल 370 के हिसाब से इसके क्या मायने हैं। कैसा लगा आपको हमारा यह पॉडकास्ट? कोई सुझाव हो या कोई शिकायत तो लिख भेजिए हमें। हमारा ईमेल पता वही है radio@aajtak.com। शुक्रिया। आज तक रेडियो aajtak.in/radio ये हमारा पता है, लेकिन हम आपके पसंदीदा ऑडियो प्लेटफॉर्म्स पर भी हैं। गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट, स्पॉटिफाई, जियो सावन जैसे ठिकानों पर भी आप हमें सुन सकते हैं। और अगर YouTube आपकी पसंदीदा जगह है तो वहां पर भी हमें सब्सक्राइब कीजिए। आज तक रेडियो सुनता है सारा जहां।